अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी ज़िंदगी का भी और हमारे एस्से का भी। अब जब हम पाकिस्तान के ऊपर देखते हैं कि एस्से किस तरह के आते हैं तो सवाल या तो डेमोक्रेसी का होता है, एजुकेशन पे होता है, गुड गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर होता है, ठीक है। फॉरेन एड की जब बात होती है तो क्योंकि हमें फॉरेन एड चाहिए होती है, जाहिर बात है ऐसे का हर टॉपिक पाकिस्तान के साथ रिलेट करता है। सो फॉरेन एड की भी बात होती है तो इसलिए होती है बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग कंट्री और हमें फॉरेन एड की ज़रूरत है ताकि हम अपने प्रोसेस को चला सकें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि फॉरेन एड के ऊपर हम अपना जो फिस्कल ईयर है वो प्लान करना शुरू करते हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो फॉरेन एड के ऊपर सवाल आ जाता है। फॉरेन एड के ऊपर बहुत अरसे से नहीं आया लेकिन एक डायरेक्शन है जिसमें सवाल आ जाता है। हमारे पास क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस है, हमारे पास उर्दू लैंग्वेज का सवाल है कि उर्दू एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, और हमारे पास वाटर क्राइसिस आता है। जहाँ तक बात है उर्दू एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, तो ये वही वाला टॉपिक है जिसका हमारे पास प्रोटोटाइप है कि इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो वो भी 2009 में टॉपिक आया हुआ है इंग्लिश के ऊपर, उर्दू के ऊपर आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन मेकिंग उर्दू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ये वाला टॉपिक भी हमने देखा है। अब ये वाले टॉपिक्स तो साइड पे कर दें, इंग्लिश और उर्दू वाले, क्योंकि ये आपका अगर बैकग्राउंड होगा तो यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू अटेम्प्ट देम। लेकिन कॉलोनियल माइंडसेट के अंदर भी इसका टच आता है कि पाकिस्तान की बात वो करता है, तो कॉलोनियल माइंडसेट के अंदर लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंड देन द इंस्टीट्यूशंस दैट वी हैव इन द स्टेट also play a very important role in imposing this mindset on the whole nation. लेकिन जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जैसे हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है, हमारी डेमोक्रेसी की ब्रेनस्टॉर्मिंग भी है। पाकिस्तान की स्टेट, क्योंकि वी आर अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो है वो आपके हर एस्से का एक हिस्सा है, ठीक है। वो पाकिस्तान का लफ्ज एस्से में शामिल करता है या नहीं करता, आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान को एज अ केस स्टडी अपने एस्से के अंदर इंक्लूड करें। जैसे माइनॉरिटीज़ है तो माइनॉरिटीज़ को आप ग्लोबली भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ की जो कंडीशन है उसके ऊपर एक सिग्निफिकेंट पार्ट आपके एस्से का शामिल होगा, ठीक है। इसी तरह जब आप पाकिस्तान की बात करेंगे और जेंडर पे ऊपर आप करें कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, तो आपसे ये नहीं कहा कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ इन पाकिस्तान। लेकिन जब हमने जेंडर को डिस्कस किया तो उसके अंदर भी जब हम ऑनर किलिंग की बात करते हैं तो ऑनर किलिंग हमें इस साइड in this part of the world we witness honor killing. So हम पाकिस्तान को रिलेट कर रहे होते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना जहन में बहुत ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान से बात शुरू कर रहे हैं या पाकिस्तान पे बात ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारे पास अरेंज करने की दो चीज़ें हैं, एक है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी हम ये करते हैं कि जनरली बात करना शुरू करते हैं पूरी दुनिया में और हम पाकिस्तान के ऊपर आ जाते हैं। और दूसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो जब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट की, तो जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो पहले आती है। जैसे हमने बात की क्लाइमेट चेंज की, तो जो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो पहले आएंगे, जो कम इंपॉर्टेंट है वो बाद में आएंगे। जिसमें पाकिस्तान आगे होगा वो पहले आ जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान कम इंपॉर्टेंट होगा वो बाद में आएगा, पाकिस्तान को मेंशन बाद में करेंगे। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन में हम पहले थ्रू आउट द वर्ल्ड बात कर लेते हैं। जब हमने थ्रू आउट द वर्ल्ड बात कर दी कि क्लासरूम जो है वो फ्यूचर ऑफ अ नेशन डिसाइड करते हैं, तो हम बीच में केस स्टडी देते हैं पाकिस्तान की कि पाकिस्तान क्यों पीछे है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक डिस्फंक्शनल एजुकेशन सिस्टम है, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो बजाय इसके कि लोगों को यूनाइट करे लोगों को डिवाइड कर रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारा मुआशरा जब एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलता है तो तीन स्ट्रीम्स में निकलता है। हमारे पास मदरसा है, हमारे पास प्राइवेट स्कूल है, हमारे पास एलीट स्कूल है। तीनों स्कूलों के बच्चे आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तीनों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का फर्क है। और फिर जब हम वैसे ओवरऑल देखते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस पाकिस्तान देखते हैं, तो हमें एक्सेस टू एजुकेशन का मसला नजर आता है कि देयर इज नॉट इनफ एजुकेशन फॉर एवरीवन। सो हम जब एजुकेशन की बात कर रहे थे तो हम पाकिस्तान को एज अ केस स्टडी लेकर आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन जो है वो अपना मार्क जो है वो क्यों नहीं लोगों के ऊपर छोड़ रही, और ऐसा क्यों है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो प्रोडक्ट है वो फ्यूचर ऑफ अ नेशन नहीं बना रहा, ठीक है। सो हम उसमें पाकिस्तान को एज अ केस स्टडी लेकर आते हैं।
जेंडर इक्वालिटी समिट्स के अंदर हम अक्रॉस द वर्ल्ड बात करते हैं कि जेंडर इक्वालिटी नहीं पाई जाती है, होनी चाहिए, ये एक अलग बात है, लेकिन पाई नहीं जाती, और हम उसके कॉजेज लेते हैं कि भाई उसका कॉज ये मार्जिनलाइजेशन है, ऑब्जेक्टिफिकेशन है, पेट्रियार्कल माइंडसेट है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन है, और फिर हम देखते हैं कि कैसे इसको कर्टेल किया जा सकता है कि हम औरतों को उनके राइट्स दे दें। इस ऐसे के अंदर भी हम पाकिस्तान को एज अ केस स्टडी लेकर आते हैं। डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट गो टुगेदर में इसेंशियली आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं, हम डेवलप्ड वर्ल्ड की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम डेवलपिंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, और जब हम डेवलपिंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो जाहिरी बात है बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। अब आपने बात करनी है डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी की, सो यू शुड नो कि पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है दैट इज 57%। अब ये अलग बात है, आप जेंडर में बात कर रहे हो तो आप बताएं कि आदमियों में लिटरेसी रेट क्या और औरतों में क्या है, लेकिन अगर हम 57% लिटरेसी रेट की बात करें तो इसका मतलब है कि इलिटरेट लोग कितने हैं, 43%। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है कि कम से कम आधी आबादी हमारी इलिटरेट नहीं है। ठीक है, मतलब जब आप लिख रहे होते हैं तो आप लिखते हैं जी मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इज इलिटरेट, दैट इज नॉट द केस, दिस इज ऑलमोस्ट 40%। अच्छा, इसके बाद जब हम डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी की बात करते हैं तो फिर हम बात करते हैं कि एक इलिटरेट बंदे को तो पता ही नहीं है कि उसका वोट, राइट टू वोट क्या है, या उसने वोट कैसे देना है। तो अगर हमारे पास इलिटरेट वोटर है तो हम कम से कम अपने इलिटरेट वोटर को इन्फॉर्म्ड तो कर सकते हैं। मंटो की एक बड़ी अच्छी क्वेश्चन, मंटो रेज्ड अ क्वेश्चन इन वन ऑफ हिज लेटर्स टू अंकल सैम, जो वो अमेरिका के नाम खत लिखता है, उसने कहा माय कंट्री इज पुअर बट व्हाई इज इट इग्नोरेंट। सो हम इग्नोरेंस को रिपेल करते हैं, उसको डिसुएड करते हैं, लाइट के साथ लोगों को अवेयर करते हैं, इनलाइटन करते हैं। सो हम वहां पे जब मसला हल कर रहे थे तो हमने कहा भी इलिटरेट को इन्फॉर्म्ड करो। अगला स्टेप है कि हम उस इन्फॉर्म्ड वोटर को एजुकेटेड वोटर में चेंज करेंगे। सो डेमोक्रेसी के हिस्से के अंदर भी आपने पाकिस्तान को रिलेट करना था, लेकिन अगर वो कहता है वाटर क्राइसिस, नेशनल डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, या वाटर क्राइसिस एंड नेशनल इंटीग्रेशन, तो मसला ये है कि पाकिस्तान के हर मसले की तरह हम किसी भी चीज को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि सारी कौम एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी नहीं हो जाती। ठीक है, तो पानी के मसले को हल करने में हमारे सामने जो नेशनल डिसइंटीग्रेशन आती है वो इसलिए आती है क्योंकि मुख्तलिफ सूबे जो हैं वो अपने प्रोविंशियल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर फोकियत देते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरा ताल्लुक पंजाब के साथ है, मैं वैसे आपसे एक जनरल बात कर रही हूँ कि हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर फोकियत देते हैं, जिसकी वजह से मसाइल हल नहीं होते। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस का भी मसला ये है कि देयर इज नो प्रॉब्लम इन क्रिएटिंग न्यू प्रोविंसेस, लेकिन जो डिमांड की जा रही है जिन लाइंस के ऊपर, एथनिक लाइंस के ऊपर, जिन लिंग्विस्टिक लाइन के ऊपर डिमांड की जा रही है, अगर उसके ऊपर सूबे बना दिए गए तो मसला ये है कि ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज पीछे लगा के गया था इस सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, वो इतनी ज्यादा डिवाइड कर चुकी है हम लोगों को कि हमारे अंदर जो यूनाइट होने का थोड़ा सा एलिमेंट रह गया वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो देयर आर सो मेनी माइनॉरिटीज दैट आर परसिक्यूटेड इन पाकिस्तान, देयर आर सो मेनी ग्रुप्स दैट विल स्टार्ट रेजिंग अ वॉइस कि भाई उसको सूबा दे दिया तो फिर हमें भी सूबा दे दें, एंड देन दिस डिवीजन जो है इट इज गोइंग टू मूव ऑन। तो इससे बेहतर ये है कि हम ये डोमिनो इफेक्ट करने के बजाय अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को पहले ही बेहतर कर लें, गुड गवर्नेंस लेकर आए और लोगों को अकोमोडेट करें और उन पार्ट्स को जो लेस डेवलप्ड है उनको डेवलप करें, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम नेशनल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जब वो वाटर क्राइसिस एंड नेशनल इंटीग्रेशन टॉपिक देता है तो वो ये नहीं कहता पाकिस्तान में, लेकिन ये पाकिस्तान का मसला ही है, इसमें आप पाकिस्तान को ही डिस्कस करेंगे। जब वो कहता है क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, तो ये भी टॉपिक पाकिस्तान के ऊपर है, यू आर सपोज टू डिस्कस पाकिस्तान, बट देन अलोंग विद पाकिस्तान यू कैन डिस्कस अदर कंट्रीज जहां के ऊपर ये क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस करके मसाइल को हल किया गया है। ठीक है, तो अगर आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि और सूबे बनने चाहिए क्योंकि आप ये दोनों काम कर सकते हैं, अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, अगर आप अपोज कर रहे हैं तो वो भी ठीक है। सपोर्ट कर रहे हैं तो आप कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, लेकिन लैंग्वेज की बुनियाद पे, एथनिसिटी की बुनियाद पे सूबे नहीं बनने चाहिए। और अगर आप कह रहे हैं कि सूबे नहीं बनने चाहिए तो आप ये कह रहे हैं कि जो अभी जो चल रही है, जो सारी की सारी बहस चल रही है सूबे बनने के ऊपर, ये इसलिए चल रही है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो अनजस्ट है। तो बेहतर ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि लोग जो हैं उनके अंदर जो सेंटर से दूर होने की बात है, मसला यही है ना
कि फेडरेशन यहाँ पर है और आपका उसके बाद जो आपकी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, आपके जो सूबे हैं, उसमें सेंटर पे एक बंदा नहीं है, वो सेंटर से बहुत दूर है, तो उन्हें फील होता है कि क्योंकि हम सेंटर से बहुत दूर है इसलिए हम तक रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाते, हम तक इंसाफ नहीं पहुंच पाता, हम नौकरी तक पहुंच नहीं पाते, तो लोग जो है वो डिमांड करते हैं कि नया सूबा बनाया जाए। सो अगर हम गुड गवर्नेंस ले आए, हम बेहतर तौर पे एफिशिएंसी के साथ काम करें और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो सही तरह करें, तो ये डिमांड ही खत्म हो जाएगी जायका के हम नए सूबे बनाएं। ठीक है, सो क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस भी पाकिस्तान के ऊपर सवाल है। डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स के अंदर, डेमोक्रेसी की होप्स एंड हर्डल्स जो पाकिस्तान के अंदर है, हमने वही डिस्कस करनी है। सो हम अपने हर हिस्से के अंदर पाकिस्तान को एज अ केस स्टडी तो लाजमी लेकर आते हैं। जहां पे हम केस स्टडी ना ला सके, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, हम बकायदा बजाय इसके कि हम पाकिस्तान को अलहदा से डिस्कस करें, हम ग्लोबल वार्मिंग के डिफरेंट कॉजेज के अंदर जहां पे पाकिस्तान फिट होता है उसको इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, सो जब हम पाकिस्तान केस ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, तो केस ऑफ पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है, क्योंकि आपके हर हिस्से का तो ये पार्ट है, और पाकिस्तान के ऊपर जब आपने डाटा इकट्ठा करना है तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, तो मैंने ये 57% लिटरेसी रेट जो लिखा है, ये 2019 का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है। अब ये देखिए, जो हम कहते हैं केस ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का मसला ये है कि अ वीक स्टेट एंड अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। हमारी स्टेट वीक है। स्टेट वीक क्यों हो जाती है? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर जो है, एक इदारा जो है वो दूसरे इदारे के पावर को सप्रेस करने की कोशिश भी करता है। तो हम देखते हैं कि हमें जुडिशियल एक्टिविज्म नजर आता है। ठीक है, सो हमारे पास लेजिस्लेशन है, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव है। सो हम देखते हैं कि इनके दरमियान में बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता। जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है उसको डेमोक्रेटिक पावर्स को या फोर्सेस को, मिलिट्री जो है वो उसको ग्रो करने की, थ्राइव करने का मौका नहीं देती है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिक हों। ठीक है, पावर है तो हम पावर को कैसे अब्यूज करते हैं, हम किस तरह से मतलब हमारे जो अपनी जो बेसिक हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है हम उसे पूरा ही नहीं करते, हम अपना काम करने के लिए हम ब्राइब लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। अगर अकाउंटेबिलिटी होती है तो वो पॉलिटिकल रिवेंज होता है। ठीक है, सो ये सारे मसले चलते हैं। एज अ रिजल्ट वी सी कि ये जो वीक स्टेट है उसकी एक वीक इकोनॉमी है। ठीक है, तो आप इंस्टेबल कहें या वीक इकोनॉमी कहें, हमारी इकोनॉमी वीक है। और फिर जब हमारा बजट बनता है तो हमारे पास डेफिसिट इतना ज्यादा होता है कि दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो पाकिस्तान की एक वीक स्टेट है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी है। इस वीक स्टेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ काम है जो आपसे वो एस्से में पूछता है कि भाई गुड गवर्नेंस कैसे करें। तो आपके लिए जो आप एक अच्छी चीज पढ़ सकते हैं वो रीटूलिंग इंस्टीट्यूशंस, एक बहुत अच्छा चैप्टर है मलीहा लोधी की किताब पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस जो है, उसके अंदर आपको रीटूलिंग इंस्टीट्यूशंस मिलेगा। सो जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, तो एक्चुअली हम स्टेट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग सोसाइटी की, तो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान, बट दैट इज अबाउट फ्यूचर। स्ट्रॉन्ग सोसाइटी कैसे है कि हमारे पास यूथ है, हमारे पास स्किल्ड लेबर है, हमारे पास इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे पास स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स वुमेन है, हमारे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो अपना जो हमारे पास पूरे पूरे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं जो आउटसोर्स करते हैं काम को, हमारे यहाँ फ्रीलांसर्स हैं जो पूरी इंटरनेशनल मार्केट से काम उठाते हैं। तो हमारे पास ये जो यूथ है दैट इज द पोटेंशियल। और अच्छी बात यह है कि हम उन कुछ कंट्रीज में से हैं जिनके पास इतनी सारी यूथ पाई जाती है, और अगर हम उस यूथ को एक एवेन्यू दें तो वो यूथ बहुत अच्छे तरीके से हमारी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव पार्ट प्ले कर सकती है। और जब हम इस स्ट्रॉन्ग सोसाइटी को लेकर आते हैं तो यही स्ट्रॉन्ग सोसाइटी है जो एकेडमिक एक्सेलेंस देगी, जो इनोवेशन करेगी, जो रिसर्च करेगी, जिसके नतीजे में हमारा जो कलेक्टिव फ्यूचर है वो बेहतर हो जाएगा। सो पाकिस्तान का मसला एक वीक स्टेट भी है और एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी भी है। वीक स्टेट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और ये सोसाइटी को प्रॉपर तौर पे हम टैप करेंगे इसके रिसोर्स को, वी विल बी इन अ पोजीशन जहां पे पाकिस्तान एक बेहतर कंट्री के तौर पे, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे इवॉल्व कर सकता है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के कोर चैलेंजेस जो हैं, एक चैलेंज है वो है इमेज का। पाकिस्तान का थ्रू आउट द वर्ल्ड इमेज बहुत खराब है। ठीक है, सो इमेज का मसला है। इमेज की बात करते हैं तो पाकिस्तान का इमेज है एक हार्ड कंट्री का, और पाकिस्तान का इमेज है पैरानॉइडिस्तान का, कि पाकिस्तान इज अ पैरानॉइड कंट्री।
इमेज को बेहतर करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है वो है सॉफ्ट पावर। सो पाकिस्तान की आपको पता है, जाहिर बात है प्रॉब्लम्स भी वक्त के साथ सॉल्व हुए हैं, जैसे टेररिज्म को काउंटर किया गया है, लेकिन सॉफ्ट पावर के थ्रू हम अपने इमेज को बेहतर कर सकते हैं। तो जो हमारा एक एक्सट्रीमिस्ट और फंडामेंटलिस्ट इमेज आता है उसको हम खत्म करने के लिए, चैलेंज करने के लिए हम सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पाकिस्तान का प्रॉब्लम है डिसेंट, राइट टू डिसेंट, डिसएग्री करना स्टेट के साथ। ये हमें जिया दौर के बाद ज्यादा नजर आता है कि लोग जो हैं वो डिसएग्री नहीं कर सकते। और हम देखते हैं, अभी भी हम देखते हैं, जैसे मिसिंग पर्सन्स का फिनोमेनन हमें नजर आता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसको आपको अपने पेपर में अवॉइड करना है। अव्वल तो वो आपको ऐसा सवाल नहीं देता, लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पाकिस्तान की बात होती है कि पाकिस्तान में नो राइट, लोगों को राइट टू डिसेंट नहीं दिया जाता, तो आप वो ऐसे नहीं करेंगे, बिकॉज इट विल लैंड यू इन ट्रबल। ठीक है, आपने ऐसे करते हुए ये सोचना है दैट यू आर अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड नाउ यू हैव टू कंटेस्ट कि अगर पाकिस्तान के बारे में कोई बात कही जा रही है तो कोई टॉपिक अगर बिल्कुल नो गो एरिया में जा रहा है तो बेहतर है कि आप उसको अवॉइड करें। पाकिस्तान के जो कोर चैलेंजेस में एक मिसलेनियस जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं, एजुकेशन एक प्रॉब्लम है, इकोनॉमी एक प्रॉब्लम है, इनटॉलरेंस एक प्रॉब्लम है, डिसरिगार्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स एक प्रॉब्लम है और टेररिज्म है। आप ये देखेंगे कि जो पांचों टॉपिक्स है ना, इन पांचों टॉपिक्स के ऊपर आपको एसए में सवाल आता है। ये जो डिसरिगार्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये हमें सिविल लिबर्टीज में भी नजर आता है कि वो कहता है करप्शन एंड टेररिज्म आर वायलेशन ऑफ, करप्शन वायलेशन है सिविल लिबर्टीज एंड टेररिज्म वायलेशन है ह्यूमन राइट्स। तो आपको टॉपिक आता है कि करप्शन एंड टेररिज्म आर वायलेशंस ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स। तो हमारे पास ये सवाल आ जाता है, डिसरिगार्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स इज अ प्रॉब्लम, टेररिज्म इज अ प्रॉब्लम, लेकिन ये दोनों जो प्रॉब्लम्स है ये अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स, मतलब डिसरिगार्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स तो आपने करना नहीं है। टेररिज्म वाला प्रॉब्लम इसलिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वॉर ऑन टेरर के बाद और हमने देखा है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो गई हैं। सो उसको छोड़ दें, आपके ये तीनों मसाइल हैं, एजुकेशन, इकोनॉमी, इंटॉलरेंस। इकोनॉमी का मसला आप और मैं हल नहीं कर सकते, ये स्टेट हल करेगी। सो अगर हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास डिग्री है, हमारे पास स्किल है और हमें नौकरी नहीं मिल रही तो ये हमारी गलती नहीं है, ये स्टेट की गलती है। अच्छा, एजुकेशन जो है ये वो चीज है जहां पे आके हम ऐसे देखते हैं तो हमें बहुत रिपीटेटिवली एजुकेशन के ऊपर ऐसे आता है। और इनटॉलरेंस हमारा एक सोशल फीचर है, वी आर एन इनटॉलरेंट सोसाइटी। तो हमें ये तीनों जो एरियाज है वो ऐसे के अंदर नजर आते हैं। दूसरी बात है कि हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, जब आपने पाकिस्तान की बात करनी है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान एक डाइवर्स सोसाइटी और हमारे पास एक चीज आती है जिसे कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये है कि हमारे पास लिंग्विस्टिक, हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बहुत सारे रिलीजन है, हमारे पास बहुत सारे कल्चर्स है, ये डाइवर्सिटी है। लेकिन इस डाइवर्सिटी में क्या होता है, क्या हम ये करने वाले हैं कि दूसरा बंदा मेरे से मुख्तलिफ जबान बोलता है इसलिए वो बैकवर्ड है, या इसलिए वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या मैं एक ग्रुप अलग इसलिए हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू अ सर्टेन एथनिक कम्युनिटी, या मेरी कुछ कल्चरल वैल्यूज है जो दूसरे ग्रुप में नहीं पाई जाती। वी हैव टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस, और ये डिफरेंसेस एक पावर समझे जाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं ना, जबानें बहुत सारी हैं, ये क्यों एक पावर है, क्योंकि जबान एक पावर है, और जब जबान एक पावर है तो जबान के अंदर है लिटरेचर। लिटरेचर जो है वो इंसान की हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता है, हर जबान का अपना लिटरेचर होता है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस रखना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है कि एक कंट्री के अंदर मुख्तलिफ जबानें बोली जाती हैं। लोग तो अपने डायलेक्ट्स को संभालते हैं, अपनी बोली को संभालते हैं, जो कि कुछ किलोमीटर्स के बाद जबान की अदायगी का, लफ्जों की अदायगी का जो तरीका बदल जाता है, लोग उसको प्रिजर्व करते हैं, हम अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व नहीं करते। ठीक है, रिलीजियस डाइवर्सिटी इसलिए अच्छी होती है कि मुख्तलिफ जो लोग हैं वो इकट्ठे आते हैं, इंटरफेथ हार्मनी होती है, लोगों को पता होता है कि भाई ये डिफरेंसेस, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये रिलीजियस डिफरेंसेस तो अंग्रेज के आने से पहले सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाए ही नहीं जाते थे कि इसके ऊपर लड़ाई हो रही हो। हिंदू और मुसलमान अपने जो फेस्टिवल्स होते थे वो बहुत अच्छे तरीके से इकट्ठे सेलिब्रेट करते थे। कल्चरल
आपकी जो डाइवर्सिटी है दैट इज अगेन वेरी गुड। आपके मुख्तलिफ इलाकों की बुदोबाश के एतबार से, मौसमों के एतबार से कल्चर डिफरेंट होते हैं। जब वो डिफरेंट होते हैं देन व्हेन पीपल कम टुगेदर, वो इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे पास कल्चर के इम्तजाज से एक नया कल्चर आता है। तो वी हैव दिस पाकिस्तानी कल्चर। देयर इज अ वेरी गुड बुक पाकिस्तानियत, सो दैट बुक इज पब्लिश्ड बाय FGEIs, तो बहुत अच्छी किताब है। और पाकिस्तानियत को प्रमोट करने के लिए हम जिस मुल्क का हिस्सा होते हैं, जिस चीज़ का एक पार्ट होते हैं, जिस ग्रुप का एक पार्ट होते हैं, वी हैव टू बी लॉयल टू दैट ग्रुप। हो सकता है कि उस हमारी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकता है कि वो इतनी प्रॉस्पेरस ना हो जितने कि दूसरे मुल्क है, मगर हमें ये समझना पड़ेगा कि ये मुल्क वो वाहिद जगह है जहाँ पे हम रह सकते हैं, जहाँ पे हम जो हैं, हम जैसे भी हैं वैसे एक्सेप्ट किया जाता है। सो हमें उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, उसके साथ लॉयल्टी शो करने की ज़रूरत है, सिर्फ पेपर में नहीं बल्कि ज़िंदगी में भी। जब ये डिफरेंसेस आते हैं तो इनको इकट्ठे को एग्जिस्ट करना है। को एग्जिस्ट करने के लिए जो हमें सोशली सेटअप में चीज़ चाहिए वो है टॉलरेंस, और जो हमें पॉलिटिकली चीज़ चाहिए वो है डेमोक्रेसी। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी पाई जाती है लेकिन टॉलरेंस नहीं पाई जाती, और पाकिस्तान का वही मसला यहाँ पे आया, इनटॉलरेंस इज अ प्रॉब्लम दैट इज फाउंड इन पाकिस्तान। बॉटम लाइन ये है कि जब आप अपना एसे तैयार करेंगे तो पाकिस्तान इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इट। पाकिस्तान के टॉपिक को तैयार करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा ये चैप्टर है, पाकिस्तान लैंड पीपल एंड सोसाइटी। इट इज अ पार्ट ऑफ योर गूगल ड्राइव। आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। रीटूलिंग इंस्टीट्यूशंस एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, मलीहा लोधी की किताब में से जरूर पढ़ें। स्टेफन कोहन, वैसे तो जाहिर बात है कि वो एक रिसर्चर है, लेकिन ही इज वन ऑफ दोज रिसर्चर्स हु हैव अ सॉफ्ट हार्ट फॉर पाकिस्तान। तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ पाकिस्तान के बारे में लिखते हैं। बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान आपके एस्से का और आपकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप पाकिस्तान को एक फेलियर कहेंगे या एक फेल्ड स्टेट कहेंगे, तो पाकिस्तान को तो आपने कह दिया दैट वी आर ऑल्सो, आई एम पाकिस्तान, यू आर पाकिस्तान, वी आर अ पार्ट ऑफ इट। तो अगर पाकिस्तान एक फेलियर है तो फिर मैं भी फेलियर हूँ और आप भी एक फेलियर हैं। और जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पाकिस्तान में मेरिट नहीं है, मैं इससे चेक करती हूँ तो बच्चे कहते हैं जी पुलिस में मेरिट नहीं है। तो पुलिस में मेरिट नहीं है और आप जो पहला ग्रुप आप जब चूज करते हैं तो आप कहते हैं जी हाँ जी मुझे पुलिस में लगा दो डायरेक्ट। सो व्हाई डू यू थिंक दैट यू विल बी प्लेस्ड ओवर देयर अगर मेरिट नहीं है? तो हम ब्यूरोक्रेसी का इम्तहान देते हैं, हमें पता है कि उसमें मेरिट है, हमें पता है ट्रांसपेरेंसी है, हमने देखा है कि जो लोग मेहनत करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, हमने अपनी ज़िंदगियों में देखा है कि लोग मेहनत करके कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। हम जब कोई बंदा मेहनत करके निकल जाता है तो हम कहते हैं इंडिविजुअल एफर्ट है, और जब कोई बंदा फेल होता है तो हम कहते हैं स्टेट ने फेल किया है। स्टेट की जिम्मेदारी है कि हमें अकोमोडेट करे, हमें एम्प्लॉयमेंट दे, हमारे मसलों को एड्रेस करे, लेकिन अगर वो एड्रेस नहीं कर पा रही क्योंकि वो वीक है, वो कमज़ोर है, तो हमें अपने आप को इस बाइसनेस से बचाना है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ सोचें या पाकिस्तान के अगेंस्ट सोचें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ बिकॉज यू हैव टू बिलीव इन द सिस्टम। आप सिस्टम में बिलीव करते हैं इसलिए आप इस इम्तहान के लिए बैठ रहे हैं। आपको पता है कि आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। अगर आप खुदा ना खास्ता फेल होंगे तो आप समझने की कोशिश करेंगे कि आप फेल क्यों हुए हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरिट नहीं था, क्योंकि आपके साथ ही वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। We believe in our own selves, but we don't believe in this nation. तो मैं आपको इस पूरे सेशन के एंड पे the only advice that I want to give you is that believe in this country, believe in yourself, that is very important, but believe in this country because this is the only place on this whole world where you and I are accepted with all of our flaws. तो आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे ना, इस रंग के साथ आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, इन फीचर्स के साथ आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपकी जो हमारा जो एक नेशनल कैरेक्टर होता है, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपकी हॉस्पिटैलिटी जो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ समझी जाती है, व्हेन यू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट विल बिकम अ स्टिग्मा फॉर यू। तो आप और मैं जैसे हैं, हमें जो मैक्सिमम एक्सेप्टेंस मिलती है वो इसी दुनिया में कि इसी एक मुल्क से मिलती है, एंड वी हैव टू चेरिश दिस कॉन्टेक्ट, दिस बॉन्ड दैट वी हैव। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, एंड आई होप कि आपको जो काम मैंने असाइन किया, जो मटेरियल प्रोवाइड किया है, यू विल गो थ्रू इट एंड यू विल सेंड मी योर असाइनमेंट सो दैट आई कैन गिव यू माई फीडबैक। डू कॉमेंट ऑन द वीडियो सो दैट आई कैन नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड हाउ मच यू हैव लर्न थ्रू आउट दीज लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।